गुड मॉर्निंग छात्राओं। आज अपन ये कक्षा 12 हिंदी साहित्य अध्याय 3 सेनापति का अध्ययन करेंगे, है ना। पहले इनका जीवन परिचय और इन्होंने जो जो कृतियाँ लिखी है उनके बारे में। रीति काव्य परंपरा में सेनापति का विशेष स्थान है। इनके पिता का नाम गंगाधर दीक्षित था। जन्म को लेकर विद्वानों की एक राय नहीं है। इनके पिता गंगा के किनारे अनूप बस्ती में रहते थे। जनश्रुति के अनुसार सेनापति अनूप शहर, जो कि बुलंदशहर जिला बुलंदशहर के निवासी थे। सेनापति संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। सेनापति की 2 रचनाएं मानी जाती है। पहला कवित्त रत्नाकर और दूसरा है काव्य कल्पद्रुम। विद्वानों का मानना है कि ये दोनों एक ही ग्रंथ है। कई विद्वान मानते हैं कि ये दोनों एक ही ग्रंथ हैं। कवित्त रत्नाकर में 5 तरंगें तथा 394 छंद हैं। सेनापति अपने ऋतु वर्णन के लिए प्रसिद्ध हैं। ये समभक्त कवि हैं। सेनापति ब्रजभाषा के सिद्धहस्त कवि हैं। प्रवाहयुक्त भावानुकूल भाषा प्रयोग इनके काव्य की उल्लेखनीय विशेषता है। इनकी भाषा में ओज, प्रसाद और माधुर्य गुणों का अद्भुत संयोग मिलता है। इनके काव्य में सहजता है तथा संस्कृत निष्ठ शब्दावली होते हुए भी कहीं भी क्लिष्टता नहीं आती है। इसी क्रम में अब है ऋतु वर्णन। ऋतुओं का राजा बसंत ऋतु को माना गया है और कवि सेनापति ने उसी से संदर्भित अपनी कविता की रचना की है कि किस प्रकार से जो बसंत ऋतु का जब आगमन होता है तो चारों तरफ वातावरण बहुत अच्छा हो जाता है। कैसे? इस पाठ में क्रमशः 2 पद बसंत ऋतु एवं 2 पद ग्रीष्म ऋतु से संबंधित है। प्रथम 2 पद में ऋतुराज बसंत के आगमन और उसके प्रभाव का वर्णन बहुत ही भावुकता के साथ किया है। ऋतुराज बसंत एक राजा की तरह पूरे दल बल के साथ आता है। अब है ऋतु वर्णन। जिस प्रकार से एक राजा जो है अपने सारे लवाजमे के साथ आगे बढ़ता है और बहुत ही खुश होता हुआ, उसी प्रकार से बसंत ऋतु के आगमन पर चारों तरफ का वातावरण जो है खुशनुमा हो जाता है और फूल खिलने लगते हैं। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली का वातावरण होता है और कोयल का बोलना, भौरों का बोलना, वो सब एक तरीके से ऐसे लगता है जैसे कोई राजा का ही गुणगान करते चल रहे हैं। इसी तरह से अब अपन इसका अर्थ करते हैं। बरन बरन तब फूले उपवन बन। बरन बरन यानी कि अनेक रूपों वाले, कि अनेक प्रकार के फूल जो है उपवन यानी मतलब बाग बगीचों में खिले हुए हैं। सोई चतुरंग दल लहियत है। जैसे कोई राजा की का आगमन होता है तो जैसे रथ, हाथी, घोड़े, पैदल और इस तरह की जो चतुरंगणी सेना जिसको बोलते हैं, जिसमें सभी तरह के दरबारी होते हैं, उसी प्रकार से ये भी इसको ऋतुराज माना गया है बसंत ऋतु को, कि वो भी अपने पूरे लवाजमे के साथ सोई चतुरंग दल लहियत। किस प्रकार से जैसे राजा अपने दल के साथ आगे बढ़ता है, उसी प्रकार से ये बसंत ऋतु का भी आगमन हो रहा है। बंदी जिमी बोलत बिरद वीर कोकिल हैं। और बंदी जन किसको बताया गया है यहाँ? कोयल के बोलने को, कि कोयल का बोलना किस तरीके से है, जिस प्रकार से कि ना बंदीजन जैसे कुछ उनका गुणगान गाते हुए चलते। कोयल का बोलना ऐसे प्रतीत होता है जैसे बसंत ऋतु के लिए उनका गुणगान गाया जा रहा है। जिस प्रकार से राजा आगे चलता है तो जैसे भाट लोग हैं, गुंजत मधुप गान गुण दहियत है, कि किस प्रकार से जैसे भौरों का बोलना भी जैसे बसंत ऋतु का जो है गुणगान गा रहे हैं। किस प्रकार से? जिस प्रकार से राजा की सवारी जब चलती है तो जो भाट लोग होते हैं वो आगे आगे राजा का यशोगान गाते हुए चलते हैं। उसी प्रकार से बसंत ऋतु के आगमन पर कोयल का बोलना, भौरों का बोलना एक तरीके से बसंत ऋतु का गुणगान गाने के समान है। आवे आस पास उपवन की सुबास सोही। और क्या होता है? और चारों तरफ जब बसंत ऋतु का आगमन होता है तो चारों तरफ जो है उपवन यानी कि पुष्प, फूलों
कि सुवास यानी कि सुगंध, कि चारों तरफ जो है उस वातावरण में फूलों की सुगंध छाई हुई है। सौंधे के सुगंध मांझ सने रही, तो और सबके सब जैसे कोई उस सुगंध से नहाते हुए या उस सुगंध का आनंद लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। किस प्रकार से, जैसे एक राजा की सवारी बढ़ती है, यहाँ बसंत ऋतु को राजा के समान बताया है। तो अपन दो तरफा इसमें देखेंगे, एक तरफ तो राजा को देखेंगे, दूसरी तरफ बसंत ऋतु को सारी ऋतुओं का राजा माना गया, तो इनको भी राजा के समान देखेंगे। ये प्रकृति का राजा है और वो अपने लोगों का राजा जिस प्रकार से होता है कि आवे आस पास पहुवन की सुवास सोही, सौंधे के सुगंध मांझ सने रहियत है, कि चारों तरफ जो है फूलों की पुष्पों की खुशबू से वातावरण जो है सराबोर है, चारों तरफ खुशबू आ रही है। सौंधे के सुगंध मांझ सने रही, और सबके सब जैसे कोई इस खुशबू से नहाए हुए भीगे हुए आगे बढ़ रहे हैं। शोभा को समाज सेनापति सुख साज आज, और जिस प्रकार से कि राजा जब आगे चलता तो सारे लवाजमे के साथ, सारे साजो सामान के साथ आगे बढ़ता है, तो एकदम अच्छा प्रतीत होता है, बहुत सुंदर प्रतीत होता है। उसी प्रकार से आवत बसंत ऋतुराज कहियत है, इसी प्रकार से बसंत ऋतु का आना माना गया है। कवि ने ऋतुओं का वर्णन, ऋतुराज बसंत का वर्णन बहुत ही रोचक ढंग से और बहुत ही भावुकतापूर्ण नीति से किया है। अब आगे ऋतुराज बसंत का की आगमन का ही वर्णन है। ये पद्यांश भी उसी से संदर्भित है कि और कैसा खुशनुमा वातावरण चारों तरफ हो रहा है। मलय समीर सुर सौरभ धरन धीर, सरवर नीर जन मज्जन के काज के। मलय यानी कि चंदन युक्त है ना, खुशबू से युक्त। समीर यानी हवा, सुर सौरभ यानी सुहाने वाली, और धीर यानी मंद गति से। सुगंधित हवा चारों तरफ जो मन को सुहाने वाली है, मन को भाने वाली है, वो चल रही है। सरवर नीर जल मज्जन के काज के, और सरवर यानी कि जो तालाब है उनका पानी भी साफ हो गया है, और मज्जन यानी कि स्नान के लायक, कि जो लोगों के नहाने के काबिल हो गया, एकदम स्वच्छ हो गया है, शीतल जल है तो एकदम अच्छा हो गया है और लोगों के नहाने के लिए उपयुक्त है। बसंत ऋतु के आगमन पर चारों तरफ का प्राकृतिक सौंदर्य जो है बहुत ही अच्छा हो जाता है। उसी का वर्णन कवि ने अपनी एकदम सजीव शब्दावली से किया है। मधुकर कुंज पुनि मंजुल करत गुंज, मधुकर यानी भौरे है ना, और चारों तरफ जो है, और मंजुल यानी मनोहारी, कि मन को मतलब अच्छा लगने वाला, कर्णप्रिय जिसको बोल सकते हैं, कि चारों तरफ जो है भौरों का शब्द जो है, भौरों की गुनगुनाहट वो गुंजायमान हो रही है। सुदृढ़ कुंज सम सदन समाज के, और लोगों की लोग बाग जो है, बसंत ऋतु का आगमन हो गया है तो लोग अपने घरों को भी सुधार रहे हैं, उनको भी अच्छा बना रहे हैं। व्याकुल वियोगी जोग के सकेन जोगी तहाँ, वियोगी यानी कि जो अपने परिजनों से बिछड़े हुए हैं, दूर रहते हैं, तो ऐसे खुशनुमा वातावरण में जो वियोगी लोग हैं, जो अपने पारिवारिक लोगों से दूर हैं, उनका भी बड़े दुखी हो रहे हैं, बड़े व्याकुल हो रहे हैं। जोग के सके न जोगी, और वो अपना जोग, अपनी साधना तपस्या भी नहीं कर पा रहे हैं, और ऐसे वातावरण में उनका दिल, उनका जो हृदय है वो भी इधर उधर डोल रहा है, अर्थात वो भी एक जगह स्थिर नहीं है। विहरत भोगी सेनापति सुख साज के, कवि सेनापति कहते हैं कि जो भोगी लोग हैं, जो सुख साधन का जो उपयोग करने वाले हैं, वो ही थोड़े मतलब अच्छे खुश नज़र आ रहे हैं, बाकी वियोगी लोग तो बड़े व्याकुल नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वो अपने परिजनों से दूर हैं। और जो भोगी लोग हैं, जो अपने सुख साधनों को काम में लेते हैं, सारे अच्छे ऐश आराम से रहते हैं, उनको बड़े ही सुख की अनुभूति हो रही है। सघन तरु लसत बोले विपुल सत, और तरु यानी वृक्ष, और लसत यानी शोभा युक्त, विपुल यानी कि कोयल के लिए बोला गया है। और सघन मतलब कि एकदम घने वृक्षों पर कोयल जो है अपना अच्छा मधुर गायन सुना रही है। देखो ये फुलसत आए ऋतुराज, कवि सेनापति कहते हैं कि चारों तरफ जो है वातावरण बड़ा ही सुखद है, और उस सारे वातावरण को देखकर हृदय जो है बड़ा ही खुश हो रहा है। ये फुलसत मन में बड़ी प्रसन्न, मतलब फुलसत यानी कि प्रसन्न होना,
और मन जो है बड़ा ही प्रसन्न है। और इस तरीके से ऋतुराज बसंत का आगमन हो रहा है। ये कवि ने ऋतुराज बसंत के आगमन के लिए दो जो पद हैं इनकी रचना की है। और अब आगे पहले अपन ने बसंत ऋतु के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से बसंत ऋतु के आगमन पर चारों तरफ माहौल वातावरण कितना खुशनुमा हो जाता है, चारों तरफ शीतल हवा बहती है, पूरा ही वातावरण जो है अच्छा हो जाता है, आनंद देने वाला होता है। उसी प्रकार से अब ग्रीष्म ऋतु का जब आगमन होता है यानी गर्मी की ऋतु का जब आगमन होता है और गर्मी ऋतु आ जाती है तब लोगों के कैसे हाल बेहाल होते हैं उसका वर्णन किया है। कवि ने बड़ा ही चतुराई से ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु दोनों को साथ लेकर अगले वाले इस वाले खंड में अपने को वो बताया है। और इसमें लोग बात क्या करने लगते हैं ग्रीष्म ऋतु के आने पर, है ना, उसके बारे में बताया गया है। जेठ नजिकाने सुधरत खसकाने तल ताक तहकाने के सुधारी झारियत है। जेठ मतलब कि जैसे अपना जो जून का महीना है और अपने मारवाड़ी उसमें जेठ का महीना कहलाता है ना, ज्येष्ठ जिसको बोलते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। जो इधर जून का महीना ले लो और उधर ज्येष्ठ का महीना जो होता है कि जेठ का महीना नज़दीक आने पर लोग बाग जो है अपने घरों के खसकाने तल ताक तहकाने क्या करने लगते हैं कि नीचे जो तल घर होते हैं ना उनको भी सुधारने लगते हैं और उनमें जो धूल वगैरह पड़ी है उसको झाड़ने लगते हैं। होती है मरम्मती विविध जल जंतरन की। और क्या करते हैं, और जो भी अपने घरों में जो भी ठंडक के उपाय होते हैं जैसे कूलर है, फव्वारे हैं, इन सबको सुधारने की मरम्मत विविध जल जंतरन की यानी कि फव्वारे आदि को सुधारे जाने का कार्य शुरू किया जाता है कि किस प्रकार से गर्मी से बचाव के लिए जो उपाय किए जाते हैं वो ऊंचे ऊंचे अटा ते सुधारियत है। और जो ऊंचे जो मकान बने हुए हैं, ऊंची जो अट्टालिकाएं हैं, मतलब 1 मंजिल या 2 मंजिल का जो मकान होता है उसके लिए बोला कि ऊंचे जो मकान बने हुए हैं उनकी सुधा यानी कि सफ़ेदी, उनमें भी सफ़ेदी की जा रही है और इस तरीके से उनको सुधारा जा रहा है। सेनापति अंतर गुलाब अर्गजा साधी सार तार हार मोल ले भारियत है। कवि सेनापति कहते हैं कि अंतर यानी कि इत्र, लोग बाग क्या कर रहे हैं कि गर्मी से निजात पाने के लिए इत्र और गुलाब अर्गजा उसको बोलते हैं जो खुशबूदार एक पदार्थ होता है, ऐसे ही इत्र वगैरह की जैसे, तो वो उसको लगा कर उसको अपनी गर्मी को दूर भगाने का प्रयास कर रहे हैं। सार तार हार मोल ले धारियत है। और क्या कर रहे हैं कि मोतियों की जो मालाएं हैं उनको खरीदकर वो हार जो है वो धारण करते जा रहे हैं। ग्रीष्म के बासर बराइए को सिरे सब। और किस तरीके से जो ग्रीष्म यानी कि गर्मी की ऋतु के बासर यानी दिन की, गर्मी के ऋतु के जो दिन हैं उनको दूर भगाने के लिए सिरे यानी कि नए तरीके से उनको के उपाय किए जा रहे हैं कि उनको गर्मी कैसे इस ग्रीष्म ऋतु से कैसे बचा जाए उसका उपाय कर रहे हैं। राजभोग काज साजियो संभालियत है। और राजा महाराजा भी अपने जो उपभोग के जो साधन हैं उनको मतलब उनकी तरफ ध्यान दे रहे हैं और उनकी साथ संभाल कर रहे हैं यानी कि वो भी उन्हें काम में लेने के लिए सब उपाय अपनाते जा रहे हैं। और क्या होता है, देखें क्षिति अंबर जले चारों ओर झोर। और क्या होता है, क्षिति यानी कि पृथ्वी, अंबर यानी आकाश, कि पृथ्वी से लेकर आकाश तक चारों तरफ जो है चारों तरफ अग्नि मतलब गर्मी ही गर्मी है। 3 तरवर सभी को रूप भरे है। और इतनी ज़्यादा गर्मी है कि तरवर यानी कि वृक्ष, जो वृक्ष है जो न पेड़ पौधे हैं वो अपना जैसे कोई रूप ही उनका हर लिया गया, अर्थात उनको कुरूप बना दिया गया क्योंकि सारे पत्ते पीले पड़ जाते हैं और हरियाली नाम की कोई चीज़ नहीं रहती है। सारे पौधे पेड़ पौधे जो भी होते हैं वो सारे सूख जाते हैं। महाजर लागे ज्योति भादव की होती चले। और क्या होता है, भादव यानी कि जैसे अग्नि बरसती है ना, दावाग्नि जैसे बहुत तेज भयंकर तपती हुई गर्मी, कि महाजर लागे ज्योति भादव की। और
पूरा दिन जो कैसे लगता है जैसे कोई चारों तरफ ना गर्मी गर्मी ना धूप ही धूप लू ही लू का वातावरण है। और वो कैसा लगता है जैसे कोई हमें पूरी तरह से जला ही डालेगी। जलद पवन तन सेक मानो प्रयोग है। और इतनी ज़्यादा तपायमान हो जाती है, ऐसे लगता है जैसे कोई एक शरीर पर डालो तो एक रोटी सिक जाए। कवि ने इतनी बड़ी उपमा दी है गर्मी को कि इतनी तेज भयंकर गर्मी है कि अगर रोटी डाली जाए तो वो भी सिक जाए। दारुण तरनी तरे नदी सुख पावे सब। और सब लोग क्या कर रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा तपते हुए हैं तो वो नदी में जैसे ठंडक होती है वो सुख का साधन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इधर उधर सब वही देख रहे हैं। देखे चतुराई सेनापति कविताई की सीरी घन छाव है चाही कोई चित धैर्य है। और चारों तरफ जो है मतलब ठंड को ढूंढने के लिए सबके हृदय सबका मन जो है मतलब छाया ढूंढने के लिए ही विचलित हो रहा है। देखिए चतुराई सेनापति की कविताई की जो ग्रीष्म विषम वर्षा की सम प्रयोग है। अब है कि इतना ज़्यादा ये ग्रीष्म ऋतु के होते हुए और चारों तरफ धूप ही धूप और गर्मी के होते हुए कवि सेनापति ने क्या चतुराई से मतलब ग्रीष्म ऋतु का भी वर्णन किया है और वर्षा ऋतु का भी साथ में वर्णन किया है। वो भी मैं बताऊंगी किस तरीके से है कि ग्रीष्म ऋतु में जो है चारों तरफ बिल्कुल सारा वातावरण जो है समान रूप से जलता हुआ दिखाई दे रहा है। चारों तरफ भयंकर गर्मी गर्मी है। अब उसी ग्रीष्म ऋतु को कवि ने जो क्या किया है कि वर्षा ऋतु से जोड़ दिया है, बसंत से जोड़ दिया है। इस प्रकार कि जैसे आकाश से लेकर पृथ्वी तक चारों ओर जल ही जल है, चारों तरफ का वातावरण अच्छा है। और जिन पेड़ पौधों का जो रूप भर लिया गया था, लेकिन बसंत ऋतु के आगमन पर या सर्दी के वो बसंत ऋतु के आगमन पर बारिश के दिनों में पेड़ पौधे जो है जो जिनका कि रूप भर लिया गया था, कुरूप हो गए थे, वो अब वापस अपने रूप में आने लगे हैं। और चारों तरफ जो है बारिश की झड़ी लगी हुई है और सब अपने तन को मानो बड़ा ही सुखद अनुभव कर रहे हैं। और चारों तरफ मतलब नदी में और चारों तरफ पानी पानी दिखाई दे रहा है तो वातावरण बहुत ही खुशनुमा है। सीरी घनश्याम और सभी के चित्त अपने अपने चारों तरफ जो है ना हल्की हल्की ठंड सी है तो मतलब ठंडक शीतल दिन है तो न अपने मन में बड़ा ही धैर्य धारण किए हुए है। देखिए चतुराई सेनापति की कविता है कि जो अब सेनापति ने बड़ी ही चतुराई से ग्रीष्म ऋतु के साथ ही वर्षा ऋतु का वर्णन भी इस लास्ट वाली पंक्तियों में किया है। आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया हो, किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता देना। और अपना जो तीसरा टेस्ट वो टेस्ट के लिए बोला है मैडम ने, तो उसके लिए अपन ये 3 जो अपने अध्याय हो गए हैं इनके आप क्वेश्चन आंसर करोगे और इन्हीं में से अपन टेस्ट का वो देंगे जिसमें आप छोटे प्रश्न जो है ना वस्तुनिष्ठ वो वाले भी करना है, होमवर्क भी करना है आपको इसका। और टेस्ट के लिए भी आपको तैयारी करनी है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न तैयार करने हैं और लघुत्रात्मक प्रश्न तैयार करने हैं।